हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट से पोस्टुलेट थे। फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारा कि जो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है या फिर एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सेकेंड पोस्टुलेट था हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो तब तक मूव करेगा जब तक उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वहाँ पर हमारे पास था एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका रेडियस, तो जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला था हमारे पास आर इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट है हमारे पास रेडियस की। तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास हम आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और दूसरा हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हमारे पास दो पोस्टुलेट थे। हम यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो अगर यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 अगर हम कर दें तो हमारे पास वी एन इक्वल्स टू ऐसा कुछ बनेगा, वी एन इक्वल्स टू 2 पाई ई स्क्वायर के अपॉन एच इंटू जेड बाई एन। जेड हमारा यहाँ पर है एटॉमिक नंबर और एन है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये हमारे पास 2 पाई स्क्वायर के अपॉन एच कंप्लीट कांस्टेंट, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। तो अगर यहाँ पर सिंपल देखा जाए तो हमारे पास हमको याद क्या करना है कि वी एन या nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें मीटर पर सेकेंड, अगर ये 10 टू द पावर 8 होगा तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये हो गया वेलोसिटी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर हमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी रिवॉल्व करनी हो जो दो डिफरेंट एटम्स के लिए और डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे हो तो हम वी एन अपॉन वी एन टू इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इंटू z1 अपॉन z। ओके, इसको हटाते हैं। यहीं पे अगर जब हम आगे थोड़ा सा देखें कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जब हम बात करें, फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर n इक्वल्स टू क्या है हमारा 1, तो v1 इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी एन इक्वल्स टू वी नोट इंटू जेड बाई एन। वी नोट क्या है यहाँ पर बोर ऑर्बिट की वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट फॉर बोर एटम। ओके, तो ये था हमारा वेलोसिटी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कोई इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, उसके बारे में देखें तो हमारे पास वही दो पोस्टुलेट इन्हीं को लेके हमको यूज़ करना है। और थोड़ा सा देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। हम नॉर्मली देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी का सम होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल सा हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तुमको बोला जाए काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले तुम यही बोलोगे काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से देखूँ, इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं के जेड स्क्वायर अपॉन आर से। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। डन। अब दूसरी एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R, Q1 क्या है हमारा? चार्ज जो सेंट्रल मतलब न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर चार्ज E है, और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसका चार्ज E है, तो जेड ई इंटू ई क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन R। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्या मतलब? हाफ और ये -1, हाफ -1, तो क्या बनेगा? -हाफ। तो बन गया हमारा टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -1/2 के जेड स्क्वायर इन के ई जेड स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो यहाँ पर एक को नॉर्मल सा रिलेशन बनता है। अगर हम देखा जाए तो टोटल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी रिलेशन देखें तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी है या हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। एक इम्पोर्टेंट सा रिलेशन है जो हमारे एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है, स्पेशली हमारे कोचिंग के एग्ज़ाम में, कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये इम्पोर्टेंट सा रिलेशन हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर R की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं R की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है EN इक्वल टू, R की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है रेडियस के फॉर्मूले में, -2π² m e⁴ k² अपॉन h² इंटू z² अपॉन n²। पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, K कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट। तो इन सब की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे फाइनल क्या मिलता है? EN इक्वल्स टू -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा बोला जा सकता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n², या फिर इसका मतलब कि E1 अपॉन E2 बराबर n2² अपॉन n² इंटू z1² अपॉन z2²। लेकिन ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है, अगर मैं ऐसे देखूँ कि अगर E का फॉर्मूला -13.6 इंटू z² अपॉन n², मान लो कोई पर्टिकुलर एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन हमने माना, ठीक है, बोर एटम, तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी, z की वैल्यू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जब मैं E2 के लिए बात करूँगा तो -13.6 इंटू 1 अपॉन 4, 13.6 अपॉन 4 -3.4। डिफरेंस अगर देखूँ मैं E2 और E1 का, तो ये आ रहा है मेरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद मैं E3 की अगर कैलकुलेशन करूँ तो -13.6 इंटू 1 अपॉन 3² मीन्स 9, तो -13.6 अपॉन 9 वो आता है मेरा -1.51। इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 1.89। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी आती है मेरी -0.85, दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करो तो 0.66, फिर 0.306, और ऐसे ई इन्फिनिटी की वैल्यू आती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर देखने पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है कि जेड की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ए की वैल्यू में क्या होगा, या फिर अगर जेड कांस्टेंट है, अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर एन जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो बच्चों का सीधा सा क्वेश्चन आंसर क्या आता है? एन बढ़ेगा तो ई की वैल्यू कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ ऊपर जाते तो वैल्यू देखो क्या हो रही है? -13.6, फिर -3.4, फिर -1.1, जाते जाते 0, यहाँ प्लस हो गया, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है।
और हमारे केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसीलिए हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है या कहीं भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ऊपर उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है एनर्जी वाले इसमें फॉर्मूले में कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है। सेकंड चीज़ कि ऊपर जाने पर एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है और ई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। ठीक है, डन। तो ये था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइज ये था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू।